दोस्तों किचन हमारे घर का बहुत ही एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जगह होती है। और दोस्तों किचन को बनाते समय, किचन के इंटीरियर करवाते समय हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, लेकिन उन गलतियों का हमें बाद में अंदाज़ा होता है कि हाँ मैंने ये गलती कर दी थी, ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए। बाद में सिर्फ रिग्रेट ही ले जाता है, रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचता। तो आज की इस वीडियो में हम किचन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं और पूरी की पूरी किचन मिस्टेक्स की 3 वीडियो की मैं सीरीज ला रहा हूँ, जिसका ये पार्ट 1 है, जिसमें हम काफ़ी सारे मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और इस सीरीज में आपके काउंटर टॉप की मिस्टेक, सिंक से रिलेटेड मिस्टेक, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के रिलेटेड मिस्टेक्स, फर्नीचर से रिलेटेड मिस्टेक, यानी सारी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले। ना ही सिर्फ हम मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, किचन में यूज होने वाले मटेरियल के बारे में बात करने वाले। उन मिस्टेक से किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी हम इस सीरीज में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह डांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं किचन डिजाइनिंग मिस्टेक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, किचन के इंटीरियर को करवाते समय हम किचन को डिज़ाइन करना होता है। अब किचन बहुत सारा के डिज़ाइन में हम डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत तरह के टाइप्स की किचन होती है, जैसे कि एल शेप किचन, यू शेप किचन, पैरेलल किचन, पेनिनसुला किचन और आइलैंड किचन होती है। इन सभी अलग अलग किचन के लिए हमें अलग अलग स्पेस की ज़रूरत होती है, अलग अलग किचन के साइजेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि आइलैंड किचन, आइलैंड क्या होता है कि आपका काउंटर टॉप तो अलग होता है, ठीक है, लेकिन उसके बीच में क्या होता है, एक आइलैंड हो जाता है, एक और स्पेस आती है जिसके ऊपर हम किसी प्रकार का काम कर सकते हैं या फिर अपना ब्रेकफास्ट भी हम उसके ऊपर कर सकते हैं। तो यानी बीच में एक तरीके का आइलैंड आ जाता है। तो क्या होता है कि आइलैंड किचन को बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। किसी भी छोटे स्पेस में या फिर 8 बाय 10 या फिर 10 बाय 8 इन टाइप की छोटे किचन के स्पेस में आप आइलैंड नहीं दे सकते। अगर उसमें आप आइलैंड दे दोगे तो चलने फिरने की जगह नहीं बचेगी, और किचन में चलने फिरने की जगह बहुत ही मैटर करती है। अगर आप लेडीज हो, महिला हो, तो आप मुझसे ये रिलेट कर पाओगे कि किचन में वॉकिंग डिस्टेंस कितनी मैटर करती है, क्योंकि सामान हमें इधर उधर रखना पड़ता है। कभी सिंक से बर्तन उठाकर हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, सब्जियां उठाकर फ्रिज से हमें इधर सिंक पे रखनी पड़ती है, तो बहुत सारा इधर उधर करना पड़ता है, भागी दौड़ी करनी पड़ती है। तो इसमें हमें वॉकिंग डिस्टेंस, एक खाली जगह हमें वहां पर होनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती तो आपको यह नहीं करनी है कि आपको अपने किचन का लेआउट गलत सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आपका छोटा किचन है तो एल शेप किचन के साथ जाओ। अगर आपका किचन लंबा है तो लंबाई साइज में, अगर आपकी किचन की साइज ज्यादा है तो आप पैरेलल किचन या फिर आप यू शेप किचन के साथ जा सकते हैं। सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि लेस विड्थ एरिया में हम यू शेप किचन को प्लान करते हैं। भैया हमारी जब किचन की साइज ही उतनी नहीं है, हमारी किचन की चौड़ाई उतनी नहीं है, तो यू शेप किचन किस तरीके से बन सकता है। जैसे कि यू शेप किचन को बनाने के लिए हमें 8 से 10 फीट की विड्थ की जरूरत पड़ती है। अब 8 से 10 फीट तो रिक्वायरमेंट ही है, 10 से 12 फीट भी वो होगी तभी अच्छे से वो यू शेप किचन बनाया जाता है, क्योंकि यू शेप किचन में दो जगह काउंटर टॉप होते हैं। अब काउंटर टॉप की साइज हम मान लेते हैं 2.5 फीट इधर, 2.5 फीट इधर, यानी जो बीच में जो डिस्टेंस आपका बचना चाहिए, जो वॉकिंग डिस्टेंस बचना चाहिए, वो 5 से 6 फीट तो होनी ही चाहिए। अगर उससे कम है तो आप डेफिनेटली यू शेप किचन के साथ आपको नहीं जाना चाहिए, या फिर उसकी जगह आप एल शेप किचन को प्रीफर करिएगा। सेकंड गलती हम ये करते हैं कि भैया हमें आइलैंड चाहिए। बहुत लोगों का मानना ये होता है कि, और बहुत लोग अपने इंटीरियर में यही चाहते हैं किचन में कि भैया मुझे आइलैंड देना है, आइलैंड अच्छा लगता है किचन में। अगर आइलैंड आ जाए ना तो किचन हमारा मस्त और लग्जरी लगे। हाँ डेफिनेटली अगर आप आइलैंड दोगे तो किचन का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप आइलैंड देने की जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है, उतनी साइज नहीं है, तो आप किस तरीके से आइलैंड दोगे। अगर आइलैंड दे भी दोगे तो उसमें हमारी चलने फिरने की जगह ही नहीं होगी, तो उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो छोटे स्पेस में आपको आइलैंड नहीं देना है। आइलैंड देने के लिए आपका 12 बाय 12 वाला किचन की साइज होना चाहिए, या फिर 15 बाय 10 वाली, इतनी साइज आपके लिए होनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती क्या है कि गलत लेआउट अपने किचन का आपको सेलेक्ट नहीं करना है। आपको अपना लेआउट अपने साइज के हिसाब से या फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको
सेलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं काउंटर टॉप मिस्टेक्स के बारे में। और काउंटर टॉप मिस्टेक्स हम अधिकतर हमारे किचन को बनाते समय इजीली कर देते हैं। ईजी होती है लेकिन हम जाने अनजाने में वो मिस्टेक्स कर देते हैं। तो सबसे पहली गलती होती है काउंटर टॉप की सही हाइट हम नहीं रखते। जनरली दोस्तों जो काउंटर टॉप की सही हाइट होती है, स्टैंडर्ड हाइट में अगर मैं आपको बताऊं तो वो 30 इंचेस से लेके 42 इंचेस तक होती है। अब भैया 30 इंचेस कहा 42 इंचेस कहा, दोनों के बीच में बहुत सारा गैप हो जाता है। तो मैं यहाँ आपको एक टिप दे देता हूँ कि अगर आप काउंटर टॉप की हाइट को डिसाइड करने वाले हैं तो जो किचन में सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड देने वाला है, जो किचन में सबसे ज़्यादा रहने वाला है, जो काम करने वाला है, उसके हिसाब से आपको काउंटर टॉप की हाइट रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी सबसे ज़्यादा आपके किचन में काम करने वाली है तो आपके मम्मी के हिसाब से आपको काउंटर टॉप की हाइट रखनी चाहिए, या फिर आपकी वाइफ है या फिर आपकी मेट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला है किचन को, उसके हिसाब से ही आपको काउंटर टॉप की हाइट रखनी चाहिए। तो अब और भी और शॉर्ट और कट टू कट फॉर्म में मैं अगर आपको बताऊं तो अगर 4 फीट 6 इंची का यूज़र है तो उसके लिए 30 इंची का काउंटर टॉप आपको रखना चाहिए। 4 फीट 8 इंची का यूज़र है तो उसके लिए 31 इंची का काउंटर टॉप लगेगा। 4 फीट 10 इंची का यूज़र है तो उसके लिए 32 इंचेस का काउंटर टॉप लगेगा। 5 फीट का यूज़र है तो उसके लिए 33 इंचेस का काउंटर टॉप की हाइट आपको रखनी पड़ेगी। और 5 फीट 2 इंचेस का अगर यूज़र है तो उसके लिए 34 इंचेस की काउंटर टॉप आपको उसकी हाइट आपको रखनी पड़ेगी। नहीं तो एक बार अगर काउंटर टॉप की गलत हाइट रख दी ना तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। अगर काउंटर टॉप थोड़ा सा ऊपर रह गया यूज़र के हिसाब से तो यूज़र को क्या करना है, थोड़ा सा नीचे का जुगाड़ करना पड़ता है, किसी के ऊपर चढ़कर काम करना पड़ता है, तो उसमें स्लिप होने के, फिसलने होने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। तो काउंटर टॉप की हाइट जब भी डिसाइड करो ना तो सबसे पहले हाइट डिसाइड कर लो, यूज़र के हिसाब से हाइट रख दो। और सबसे पहले जब हमारा सिविल वर्क होता है, अगर आप आरसीसी स्लैब डलवा रहे हो अपने काउंटर टॉप का प्लेटफॉर्म बनवाने में, तो 4 इंची और 5 इंची के अपने फ्लोर में टाइल लगते हैं, तो उसे भी कंसीडर कर आप उस काउंटर टॉप की हाइट रखना है। अब दूसरी जो काउंटर टॉप की गलती होती है वो काउंटर टॉप की विड्थ की गलती होती है। मिनिमम आपकी काउंटर टॉप की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो आपको 2 फुट तो मिनिमम रखनी है, यानी 24 इंचेस वो आपको रखनी है। मैक्सिमम आप 32 इंचेस रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ज़्यादा भी विड्थ नहीं रखनी है, वरना क्या होगा कि काउंटर टॉप पे उस एंड पर जो सामान रखा होगा उसको यूज़र को उठाने में काफ़ी सारी गलतियाँ या फिर जो बेंड होना पड़ता है, तो वो नहीं होना है भैया, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मिनिमम आपको 2 फीट देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 32 इंचेस की विड्थ काउंटर टॉप की रख सकते हैं। नेक्स्ट जो काउंटर टॉप की गलती है भैया कि हम जो काउंटर टॉप होता है वो कभी कभी डायरेक्टली हमारे जो नीचे के प्लाईवुड्स के जो कैबिनेट होते हैं हम उसके ऊपर रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। आप खुद सोचो ना, हम खुद डायरेक्टली प्लाईवुड के जो कैबिनेट उस पर किस तरीके से हम रख सकते हैं। काउंटर टॉप को रखने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, वो अलग अलग मटेरियल, या तो आप पहले ही सिविल वर्क जब आपके किचन में हो रहा है तो आरसीसी स्लैब डलवा लो, या फिर ग्रेनाइट स्ट्रक्चर या फिर ग्रेनाइट का नीचे सपोर्ट दे दो, या फिर कोटा स्टोन का आप नीचे सपोर्ट दे सकते हो। अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, कम पैसे में आपको प्लेटफॉर्म बनाना है, तो कोटा स्टोन लो, कोटा स्टोन का प्लेटफॉर्म बना दो, उसके ऊपर किसी प्रकार का काउंटर टॉप रख सकते हो। ग्रेनाइट का काउंटर टॉप हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, जो भी मटेरियल आप अपने काउंटर टॉप के लिए सिलेक्ट करने वाले हो, ठीक है। तो कॉस्ट कटिंग के लिए कोटा स्टोन का प्लेटफॉर्म बना दो। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें हमारे काउंटर टॉप को डायरेक्टली जो कैबिनेट होते हैं फर्नीचर के लिए उस पर नहीं रखने हैं। उस सबसे पहले हमें काउंटर टॉप का प्लेटफॉर्म बनाना है, उसके ऊपर हमें काउंटर टॉप रखना है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। काउंटर टॉप की नेक्स्ट गलती होती है चूजिंग द रॉन्ग मटेरियल फॉर काउंटर टॉप। हम काउंटर टॉप के लिए गलत मटेरियल ही चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं काउंटर टॉप के लिए। चलिए जानते हैं कि आप काउंटर टॉप के ऊपर कौन कौन से टाइप के मटेरियल लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मटेरियल होता है दोस्तों वो होता है मार्बल। मार्बल को भी आप काउंटर टॉप के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मार्बल को आप अवॉइड करिए, मत लगाओ यार काउंटर टॉप के ऊपर मार्बल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस इसको चाहिए होता है। ये डस्ट फ्री नहीं होता है, यानी दाग धब्बे इसके ऊपर इजीली लग जाते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस का यूज़ होता है, तो अवॉइड करो। ज़्यादातर जो मार्बल होते हैं वो हमारे फ्लोरिंग में या फिर मंदिरों में या फिर बाहर लगाए जाते हैं। काउंटर टॉप के ऊपर मार्बल आजकल कोई यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड होता है इटालियन मार्बल। इटालियन मार्बल भी ज़्यादातर फ्लोरिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, काउंटर टॉप के ऊपर भी ज़्यादा कोई इटालियन मार्बल यूज़ नहीं करता है।
नेक्स्ट मटेरियल होता है ग्रेनाइट। अब भैया ग्रेनाइट तो एवरग्रीन प्रोडक्ट है, मतलब वर्सेटाइल प्रोडक्ट है हमारे काउंटर टॉप के लिए, और ज़्यादातर हमारे इंडियन घरों में हम ग्रेनाइट का ही यूज़ करते हैं, यानी 80% ऑफ द लोग ग्रेनाइट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट रफ एंड टफ होता है भैया, स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है, मेंटेनेंस फ्री होता है, और बहुत ही सारे वेराइटी में और बहुत सारे कलर्स में आपको ग्रेनाइट देखने को मिल जाता है। इजी टू क्लीन होता है, इजी टू मेंटेनेंस होता है भैया, ठीक है। हमारे इंडियन घरों में क्या होता है भैया, हम भारतीय, हम चाय उबाल देते हैं, कभी सब्जी गिरा देते हैं, कभी हमारे चाकू वाकू, बहुत सारे काम होता ही रहता है भैया काउंटर टॉप में, हड़बड़ी मचती रहती है। कभी कोई मेहमान आ गया तो बहुत सारे लोगों को हमें एक साथ खाना बनाना पड़ता है, तो कुछ स्क्रैच विस्क्रैच होते रहते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ग्रेनाइट का काउंटर टॉप। अगर आपके घर में जॉइंट फैमिली है और बहुत ज़्यादा मेंबर्स है तो आपको अपने काउंटर टॉप के लिए ग्रेनाइट का ही चूज़ करना पड़ेगा। ग्रेनाइट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं भैया। सफ़ायर ब्लू हो गया, अलास्का वाइट हो गया, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और सफ़ायर ब्लू है ना, सफ़ायर ब्लू के ऊपर जैसे ही आपकी सीओबी या फिर सीलिंग की लाइट पड़ेगी ना, वो इतनी शाइन करेगा, इतना मस्त लगेगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। सफ़ायर ब्लू थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। अगर आपको थोड़ा सस्ते में जाना है तो ब्लैक में जा सकते हो, जेट ब्लैक हो गया, गैलेक्सी ब्लैक हो गया, अलग अलग नाम से इसे अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। अगर आपको ग्रेनाइट के बारे में, ग्रेनाइट के डिफरेंट टाइप्स और शेड्स के बारे में जानना है तो डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में देखने को मिल जाएगा। और ग्रेनाइट की जो प्राइस होती है वो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके आपका 200, 250, 300, 500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक इसकी कॉस्टिंग जाती है। डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर और कहाँ से आप इसे खरीद रहे हो। काउंटर टॉप के लिए नेक्स्ट मटेरियल जो होता है वो होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का भी आजकल काफी ज्यादा यूज होने लग गया है हमारे काउंटर टॉप के मटेरियल के लिए, क्योंकि क्वार्ट्ज के अंदर आपको काफी सारे वेरियस कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और ये लग्जरी सेगमेंट का मटेरियल होता है। अगर आप लग्जरी क्लाइंट हो, आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप क्वार्ट्ज के साथ जा सकते हो। हाँ, थोड़ा सा इसमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा स्क्रैच इसमें इजीली आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लग्जरी सेगमेंट के क्लाइंट हो तो गो फॉर क्वार्ट्ज। अब क्वार्ट्ज के स्लैब की जो साइज होती है वो 10 फीट बाय 4.5 फीट या फिर 10 फीट बाय 5 फीट का एक स्लैब होता है क्वार्ट्ज का। और क्वार्ट्ज की जो प्राइस होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, 300 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 600 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का आपका क्वार्ट्ज पड़ता है। नेक्स्ट मटेरियल होता है G3, G5 या फिर नैनो या फिर ग्लास वाइट, जो भी नाम से आप इसे जानते हो आप जान लीजिए। ये व्हाइट कलर का होता है और आपके मतलब काउंटर टॉप में मज़ा आ जाता है। अगर आप व्हाइट ज़्यादातर आपको चाहिए कि नहीं यार मेरे को काउंटर टॉप व्हाइट कलर का ही चाहिए और थोड़ा सा मेंटेनेंस फ्री और स्क्रैच फ्री चाहिए, तो आप बेशक नैनो में या फिर G3 या फिर ग्लास वाइट, जो भी आप इसे बोलते हो, इसके साथ जा सकते हो। जनरली दोस्तों ये जो G3, G5 या फिर नैनो जो होता है ये बाहर मैन्युफैक्चर होता था, लेकिन अब ये हमारे इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होने लग गया है। और इसकी खास बात ये है कि इसकी जो फिनिशिंग आती है ना भैया, व्हाइट कलर के किचन में जो फिनिशिंग आती है ना, मजा आ जाता है, एकदम लग्जरी फील आपको ये देता है। अब नेक्स्ट और काफी ट्रेंडिंग मटेरियल आ चुका है फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स। जी हाँ दोस्तों, इसका एक स्लैब होता है 8 फीट बाय 2.5 फीट का इसका स्लैब होता है, 15 mm थिकनेस का ये स्लैब होता है और काफी ट्रेंडिंग चल रहा है। अगर आपको नैनो वाइट या फिर ग्रेनाइट इन सभी ओल्ड फैशन के साथ नहीं जाना है तो आप इस फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स के साथ भी जा सकते हो। मेंटेनेंस फ्रीज होता है, बहुत ही पतला होता है और बहुत ही अच्छा होता है और कलर अलग अलग वेरिएंट में आपको ये देखने को मिल जाता है। जनरली जो हमारी सेरामिक टाइल्स या फिर विट्रीफाइड टाइल की जो शॉप होती है वहाँ पर ये इजीली आपको मिल जाता है। और लास्ट में मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि काउंटर टॉप को इंस्टॉल करने से पहले आपको सिंक को सिलेक्ट कर लेना है कि हाँ मुझे ये सिंक लगाना है। तो सबसे पहले उसे घर में लाकर रख लीजिए, उसका वो जो पोर्शन होता है ग्रेनाइट का उसे कटवा दीजिए, फिर आपको जो आपका काउंटर टॉप है उसे इंस्टॉल आप इजीली कर सकते हो। लेकिन काउंटर टॉप को इंस्टॉल करने के बाद जो सिंक है उसे काटना, उसका जो पोर्शन काटना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उसमें गलतियों के क्रैक होने के, काउंटर टॉप के क्रैक होने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं सिविल रिलेटेड मिस्टेक्स के बारे में। जब हमारा किचन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, प्लेटफॉर्म का काम चल रहा होता है, तब भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। फिर क्या होता है, जब हमारा कैबिनेट्स बन रहे होते हैं, लेमिनेट का काम चल रहा होता है, जब हमें वो गलतियां एहसास होती है कि हाँ हमने ये पहले ये गलतियां कर चुके,
तो सबसे पहली गलती आपको वेंटिलेशन देना नहीं भूलना है। हमेशा अपने किचन में विंडो के रूप में वेंटिलेशन देना है या फिर वेंटिलेशन का ऊपर अलग ही पोर्शन बना देना है। और पहले से ही प्लान कर लेना है कि भैया हमारे किचन की जो विंडो है उसकी पोजीशन ये होने वाली है। आपको एडवांस में ही प्लानिंग करके चलना है। नेक्स्ट, अगर आप यू शेप किचन बनवाने वाले हो तो उसमें डोर कहाँ आना है उसकी पोजीशन आपको पहले से ही प्लान करके चलना है। फिर बाद में होता क्या है कि वो डोर आपने प्लान बाद में करा, फिर आपको पता चला कि यहाँ से तो पंपिंग लाइन जा रही है, फिर आपको बाद में पता चला कि यहाँ तो बीम आ रहा है, यहाँ तो ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप अपने किचन की डिजाइन वहाँ पर बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले अगर आप यू शेप किचन बनवा रहे हो तो उसमें जो डोर है उसकी पोजीशन पहले से ही एडवांस में प्लानिंग करके चलनी है। नेक्स्ट गलती, एक्चुअली ये गलती तो है नहीं, ये आपको ऑप्शनल है, आप करवाना चाहते हो तो करवा लीजिए। जब हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, किचन के अंदर सिविल वर्क चल रहा होता है, तो आप अपने किचन का जब प्लेटफॉर्म बनवा रहे होते हैं काउंटर टॉप का, तो वहाँ पर आप आरसीसी स्लैब के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। अब बाद में किसी ग्रेनाइट या फिर कोटा स्टोन का तो आप सपोर्ट दे ही दोगे नीचे, तो आप क्या कर सकते हो, आरसीसी स्लैब के भी जा सकते हो। थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। कॉस्ट कटिंग तो कुछ नहीं, वो बाद में भी उतना ही लगना है, पहले हमारा सीमेंट मोटार का सब टोटल मिलाकर उतना ही पैसे लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म चाहिए, ज़्यादा ही सपोर्ट चाहिए, तो श्योरिटी के साथ अगर आपको जाना है तो आप आरसीसी स्लैब के प्लेटफॉर्म के साथ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट गलती अधिकतर लोग ये कर देते हैं कि हमारे वाटर प्यूरीफायर का जो ड्रेन पाइप होता है वो हम पहले देना भूल जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि भैया जो वाटर प्यूरीफायर का जो ड्रेन पाइप होता है वो हमें सिंक में छोड़ना पड़ता है ऊपर से, जो बाद में देखने में काफ़ी ओड लगता है, काफ़ी बेकार लगता है। तो हमें क्या करना है, जब हमारा सिविल का काम चल रहा होता है तो हमें एक अलग से ही एक जो प्लम्बिंग का हम ड्रेन पाइप देते हैं ना, सीपीवीसी का व्हाइट कलर का, तो दीवार में हमें पहले से ही वो ड्रेन पाइप दे देना है। जो वो हमारा जो वाटर प्यूरीफायर का जो ड्रेन पाइप होता है वो हमें बाहर से दिखाई नहीं दे, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है जब आपका सिविल का काम चल रहा होता है। और नेक्स्ट आपको क्या करना है कि सारे जो ड्रेन पाइप होता है, प्लम्बिंग लाइन होता है, सबके फोटो खींच के पहले से ही रख लेना है कि बाद में किसी प्रकार की गलती आपको देखने को नहीं मिले। अगर बाद में आप कैबिनेट्स को इंस्टॉल करवा रहे हो और वहां पर खील ठोकने वाले हो, पता चला कि वो खील है वो आपके डायरेक्टली ड्रेन पाइप में जाकर लग गई है, तो वो बाद में लीकेज का कारण, सीपेज का कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो बेटर ये है कि अगर आपके ड्रेन पाइप है, प्लम्बिंग पाइप से, किचन में किसी प्रकार के पाइप से पहले से ही एक फोटो खींच के रख लो, उसके डायमेंशन को नोट कर लो कि हाँ यहाँ पर तो मेरा ड्रेन पाइप आ रहा है, हमारा ये पाइप आ रहा है, तो यहाँ पर वो कील है वो नहीं ठोकना है। तो दोस्तों ये था किचन रिलेटेड मिस्टेक्स का पार्ट 1, जिसमें हमने 3 टाइप के मिस्टेक्स के बारे में हमने बात करी। किचन का लेआउट सिलेक्शन मिस्टेक्स, सेकंड हो गया हमारा काउंटर टॉप मिस्टेक्स, और थर्ड हो गया हमारा सिविल वर्क से रिलेटेड मिस्टेक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंक रिलेटेड मिस्टेक्स के बारे में, और भी सारा मिस्टेक्स के बारे में हम बात करने वाले। इलेक्ट्रिकल मिस्टेक्स, इलेक्ट्रिकल पॉइंट में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। तो मिलता हूँ आपसे इस सीरीज के पार्ट 2 में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।